तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो क्लास 10th है, ठीक है ना। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस है कि हमें उसमें क्या क्या चैप्टर्स अपने इस बुक में पढ़ना है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स NCERT सिलेबस, उन सारे सिलेबस के बारे में, उन सिलेबस में जो इस बुक में जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप अपनी पूरी क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें आपको ओवरऑल जो है 15 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15 चैप्टर हैं और इन 15 चैप्टर के अलावा आपको कुछ दो अलग से भी सब चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरह का आपका अपेंडिक्स होगा, है ना। उसमें अलग से कुछ चीज़ों को आपको समझाया जाता है। बेसिकली उससे आपको सिलेबस एग्जाम्स में उससे नहीं आता है, अपेंडिक्स नहीं आते हैं। आपको ओवरऑल बस ये सारे के सारे जो चैप्टर्स बाकी हैं 15 चैप्टर आपको आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन हम आपको डिस्कस करते हैं कौन कौन से हमारे वो चैप्टर हैं और क्या क्या इन चैप्टर्स में आपको क्या क्या मेन जो हेडिंग होती हैं वो आपको पढ़नी है अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए NCERT का बुक भी है और उसी बुक से ही हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात है, आपको जो है एक एक टॉपिक, मतलब एक एक हेडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। तो इस सिलेबस के डिस्कशन के बाद आगे आने वाले वीडियोस में हम हर चैप्टर से रिलेटेड आपको चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले जो हमारी इस पूरे ओवरऑल मैथमेटिक्स के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो हमारा पहला चैप्टर है वो आपका है रियल नंबर्स, ठीक है ना। सो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द रियल नंबर्स। बेसिकली फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ योर जर्नी ऑफ योर स्टडी, मतलब आप अपने पढ़ाई के बहुत ही पहले से ही आप लोग ये पढ़ते हैं कि क्या रियल नंबर होता है। छोटे छोटे क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है रियल नंबर क्या होते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसी जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको एक चैप्टर दिया गया है रियल नंबर, आपके 10th के सिलेबस में आपके बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए। इसमें आपको बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा। और देखिए, आप अगर NCERT का पोर्शन उठाएंगे या कोई भी बुक उठा लेंगे तो उसमें पहला जो टॉपिक होगा वो मेनली इंट्रोडक्शन ही होता है। तो इंट्रोडक्शन ही हम लोग डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, हमें जो चैप्टर में पढ़ना होता है, यानी जो हमारा चैप्टर का नाम है, हेडिंग जो है, उसको हमें समझ में आ जाता है इंट्रोडक्शन में कि हमें आगे क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बता भी देते हैं, रियल नंबर्स में आपको मेन टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात होगी। आपको एक रूल पता चलेगा A बराबर BQ प्लस रिमाइंडर इज बिटवीन द जीरो, है ना, एंड द डिवाइजर विच इज 0 और B के बीच में हमारा R होता है और भी B के हमारे इक्वल भी R होता है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको एक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम बस यहाँ पे टॉपिक बताएंगे, हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको डिस्कशन उसका पूरे अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है ना। और बहुत ही बारीकी से चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। एरिथमेटिक का एक फंडामेंटल थियरम होता है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए, इसमें कुछ नेम जो है आप पहले से सुने हुए हैं, क्लास 9th के पहले, क्लास 10th के पहले आपने जो भी क्लासेस पढ़े उसमें ये सारे टर्म्स आप जानते होंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें ही आगे बस इस लेवल पे आपको बताया जा रहा है और बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। फिर यहाँ पे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, मतलब जो इरेशनल नंबर पहले से आप जानते हैं उसको फिर से एक बार देखना, उस पर कुछ स्टडी करना। रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो रेशनल नंबर होते हैं उनके बारे में भी आपको इस चैप्टर रियल नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। और रेशनल नंबर कैसे हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल में, ये भी कुछ आपको चीज़ें समझाई जाएंगी और भी इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बुक में आप लोग देखेंगे तो ओवरऑल टॉपिक्स डिस्कशन के बाद आपको समरी भी दिखाई देती है ना। और उस समरी के हेल्प से आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत फास्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th विच इज द रियल नंबर्स। अब आप आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पे। इसमें हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो वैसे यहाँ पर हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे रहे हैं, हम बस ओवरऑल बस नाम बता रहे हैं चैप्टर क्या क्या है। अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हमें यही चैप्टर, बस इतना ही चैप्टर अपने 10th के लेवल का, 10th के सिलेबस का हमें जानना है। और उसके बाद अगर ये सारे चैप्टर्स आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका एग्जाम में फुल मार्क्स 100% श्योर होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए अगला जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स।
तो पॉलिनोमियल्स की बात करें तो आप लोगों ने पहले कई सारे नोमियल्स के बारे में सुना होगा, जैसे मोनोमियल्स होते हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स होते हैं, ट्राइनोमियल्स होते हैं, ठीक है ना, हिंदी में जिसको हम लोग बहुपद बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे पद होते हैं, कई सारे टर्म्स होते हैं विथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एज वेल एज विथ इनइक्वालिटीज एज वेल एज ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है ना, हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्या पॉलिनोमियल होता है, और इसमें बेसिकली आपको दो तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या हेडिंग है, आपको इंट्रोडक्शन पता चलेगा, है ना, पॉलिनोमियल्स में हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना ही होगा। फिर आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में आपको पता चलेगा कि हाँ, जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं या उसका ज्योमेट्री स्टडी करते हैं तो उससे क्या सिग्निफिकेंट मिलता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम निकालते हैं। फिर हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए जीरोज भी एक टर्म है जो कि आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, और जीरोज और जो हमारा कोफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल में हर टर्म का एक कोफिशिएंट होता है, तो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना, ये भी एक हेडिंग है। उसके बाद आपका डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का एक डिवीजन एल्गोरिदम होता है, ठीक है ना, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल को भी, और उसका एक एल्गोरिदम होता है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है फर्स्ट चैप्टर में, वैसे ही पॉलिनोमियल्स के लिए भी एक डिवीजन एल्गोरिदम बताया गया, सेम दोनों को सेटिस्फाई करता है, और उसको भी आप स्टडी करेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और फाइनली आप देखेंगे इसका समरी, और इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका इन सारे हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारा अगला जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप नाम से भी समझ रहे होंगे, आपने लीनियर इक्वेशन पहले का पढ़ा होगा, है ना, वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जो कि वन वेरिएबल में होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वन पावर का जो हमारा इक्वेशन होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है, और जब वन वेरिएबल में होगा तो वन वेरिएबल का कहलाएगा, टू वेरिएबल में होगा तो टू वेरिएबल का कहलाएगा, अगर उसमें nth वेरिएबल है तो वो n वेरिएबल का कहलाएगा। तो इस चैप्टर में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन एक साथ पढ़ने हैं, है ना, और वो दो वेरिएबल में होंगे, मतलब x y में हो सकते हैं, y z में हो सकते हैं, z x में हो सकते हैं, या एक समय में कोई भी दो वेरिएबल आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। और यहाँ पर हम इसके टॉपिक्स के बारे में बात करें तो टॉपिक्स में हमारा देखिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें स्टडी करनी होती है। यहाँ पर हम बता भी देते हैं क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। तो बेसिकली हमें बस आपको उसकी बेसिक एक ओवरव्यू हमें देना होगा हेडिंग्स के बारे में, ठीक है ना, चैप्टर के नाम के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपको देखना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हम लोग स्टडी करेंगे कई सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में, है ना। दो वेरिएबल्स का मतलब उसमें दो ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो कि वेरी कर रहे होंगे, दो ऐसे अननोन्स क्वांटिटीज होगी जो वेरी कर रही होंगी, जिसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर साथ ही साथ जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे इन टू वेरिएबल। मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था अब हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे, जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं वो हम फाइंड करना सीखेंगे। जैसे अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में दो अननोन होते हैं तो हमें दो इक्वेशन भी चाहिए होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको पेयर ऑफ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगा, पेयर में लीनियर इक्वेशन होगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे और अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहला जो मेथड है हमारा ये है ग्राफिकल मेथड, यानी हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखेंगे कि कैसे हम लोग दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के पेयर्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा अलजेब्रिक मेथड होता है सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर हम लोग जैसे ग्राफिकल मेथड तो ग्राफ के हेल्प से होता है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ से कर्व मिल रहा है, जो इक्वेशन का जो कर्व बन रहा है उसका क्या नेचर है। कर्व के नेचर से हम लोग पता करते हैं कि लाइंस कोइंसाइड होती है, लाइन इंटरसेक्ट करता है, लाइन पैरेलल होता है, तब क्या क्या सॉल्यूशन मिल सकते हैं। हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी अपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का पढ़ते हैं इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। और अलजेब्रिक जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें यहाँ पे तीन मेथड आप लोग को देखने को मिलेगा आपके सिलेबस में। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ सिलेबस आपके सिलेबस मॉडर्न इस समय के सिलेबस से निकल गया हो, है ना, उसको निकाल दिया गया हो, डिलीटेड पोर्शन हो,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे सिलेबस के टॉपिक्स आपको देखने होंगे। पुराने अगर कोई चीज़ निकल चुका है तो उसको भी जान जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको बस प्रोसेस समझना है, अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे जो मेथड है अलजेब्रिक मेथड है, जो सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें 3 मेथड बताए गए हैं। जो पहला होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम किसी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे वैल्यू से। दूसरा हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 वेरिएबल्स में। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटीज जो टर्म्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। और फिर हमारा एक होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत ज़्यादा जनरली प्रपोज्ड यूज्ड हमारा मेथड है, ठीक है ना। हम लोग इसका भी यूज करते हैं अलजेब्रिक मेथड से अपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो फिर अगला जो हेडिंग है वो है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब देखिए कई सारे इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, जो हमारा अलजेब्रिक मेथड है या जो ग्राफिकल मेथड है, इससे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक ऐसा मेथड भी दिया गया है जिससे हम कुछ ऐसे इक्वेशन जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में नहीं है, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, और फिर अपने जो मेथड्स को यूज कर सकते हैं और आसानी से अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। और आखिरी में आपको समरी दिया ही होता है, तो समरी आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या हमने पढ़ा है, और आपका जो एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन भी हो सकता है। अगला जो चैप्टर है वो देखिए हमारा ये है क्वाड्रेटिक। ये देखिए पहला हमने बता दिया, दूसरा, तीसरा। अगला जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पहले से ही आप लोग इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, जिसमें LHS होता है और जिसमें RHS होता है, ठीक है ना। और दोनों इक्वालिटी सोर्स करते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो जब हमारा एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो मैक्सिमम जो हमारा टर्म का पावर होता है ना, वो अगर 2 होता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है। मतलब वो लीनियर ना होके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे चैप्टर में। आपको हम बुक का बस नाम बता देते हैं चैप्टर का और इसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको देखिए इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, क्या होता है। फिर इसमें आपको बेसिकली यही पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जब आप ये जान जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। जनरली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल हम लोग पढ़ते हैं, 2 या 1 या 2 मतलब 3, कितना चाहे उतना वेरिएबल भी हम लोग पढ़ सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में केवल 1 वेरिएबल की ही बात हम लोग करेंगे, या कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी इंक्लूड कर देंगे जो कि रिड्यूसिबल हो 1 वेरिएबल्स में, ठीक है ना। तो आपको ये देखना होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें पहला फैक्टराइजेशन मेथड है। फिर दूसरा जो मेथड है वो है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। आपको स्क्वायरिंग बना के टर्म्स को एक्सप्रेशंस स्क्वायर में बना के उसको सॉल्व किया जाता है। फिर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बताते हैं, जो हमारे रूट्स निकलते हैं हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका क्या नेचर होता है। बेसिकली इसको हम सीधाचार मेथड भी बोलते हैं। तो उस मेथड को भी, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, उसको भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और उसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में आपको समरी देखने को ही मिलेगी, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP भी बोलते हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जहाँ यहाँ पे आपके क्लास में, आपके स्टैंडर्ड में बहुत ही छोटे छोटे ही चैप्टर मिलेंगे। यही आप लोग जब इसके हायर क्लासेस में जाएंगे, आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो यही चैप्टर थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाएगा, और ग्रेजुएशन में जाएंगे तो और भी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक छोटा छोटा ही चीज़ आपको सीखना है, ठीक है ना, और अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो AP जो है आपका, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें AP एक तरह का प्रोग्रेशन होता है। एक प्रोग्रेशन का मतलब जिसमें हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि कुछ उसमें सीक्वेंस हमें दिखाई दे रहा है, कुछ हमें सिमिलर क्वांटिटीज दिखाई दे रही है। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये एक तरह का प्रोग्रेशन हमें शो होता है। इससे हमें पता चलता है कि कुछ तरह का सीक्वेंस है, ठीक है ना। एक के बाद दूसरा हम आराम से, अगर टर्म्स नहीं भी मालूम हो तो हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द AP, है ना। और AP एक स्पेशल केस है हमारे सीक्वेंस का, सीरीज का, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट दिखता है। जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है।
ऐसे एक जीपी भी आपको पढ़ने को मिलेगा जिसमें जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो कॉमन रेशियो होता है वो आपका कांस्टेंट मिलता है, तो वो जीपी कहलाता है। ऐसे ही एचपी भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो आपको एपी में बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ना होगा, और इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि एपी क्या होता है, इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फिर एपी के बारे में आप पढ़ेंगे, एपी निकालने के फॉर्मूले सीखेंगे। अगला हेडिंग में nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म क्या होता है, ठीक है ना, कैसे टर्म्स को निकाला जाता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको मिलेगा। और फिर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कोई एपी दिया हुआ है तो उसका पहले से स्टार्टिंग से, है ना, फर्स्ट एन टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, इस पर भी आप लोग इस चीज़ों को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको समरी मिलेगी। फिर अगला जो चैप्टर है ये हमारा 6th चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अब ट्रायंगल्स बेसिकली आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है ना। ज्योमेट्री में वैसे ये होता है, वैसे यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जाएगा, लेकिन इसका कुछ आपको थियोरेटिकल पोर्शन भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, है ना। ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड से जो फिगर बाउंड होता है ना, और जिसके एंगल्स का सम वो एंगल भी क्रिएट होता है और एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रायंगल आप लोग इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ना होगा। अब इसमें आपको ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, आपको सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको अगला हेडिंग में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे कैसे सिमिलर्स होते हैं, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, उन सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर आपको बताया जाएगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, उसके क्या, अभी हमने बोला जो उसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है ना। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया पढ़ी हुई है, वैसे ही ट्रायंगल की सिमिलरिटी की भी क्राइटेरिया होती है। फिर जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका एरियाज के बीच में क्या रिलेशन होता है, एरियाज कैसे निकालते हैं, ये भी एक हेडिंग है आपके इस चैप्टर में। और उसके बाद आखिरी में पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा, और फिर आसानी से पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम है आप उसको अप्लाई करके बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए बेसिकली ये जो हमारा इस लेवल का जो हमारा क्वेश्चंस आते हैं इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रैक्टिस रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। और आखिरी में आपको समरी देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो हमारा 7th चैप्टर ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग जानते भी होंगे, एक्सिस से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से रिलेटेड पढ़ते हैं। जो हमारा यहाँ पे तो हो सकता है आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ें, 2D ही फिगर आप लोग समझें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। ऐसे ही आप लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, 4 एंड डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है हम आपको बता देते हैं। जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना होगा, पॉइंट्स के बारे में पढ़ना होगा। कोई पॉइंट कहीं ग्राफिकल किसी ग्राफिकल पॉइंट पे हो, है ना, ग्राफ में कहीं लोकेट हो कोई पॉइंट, तो आप उसको कैसे लोकेट करेंगे, या कोई स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसको कैसे लोकेट किया जाता है, ये आप लोग स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो इसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, ये आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो कि उन दोनों के बीच का रेशियो कितना है ना, तो हमें अगर रेशियो पता है तो हमें उसके बीच का मिडल पॉइंट निकालना हो, मिडल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तब हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे ही मिड पॉइंट भी अगर हमको 2 पॉइंट्स के बीच का, है ना, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स और उसके हाफ का उस पॉइंट का हमें निकालना हो कोऑर्डिनेट, तो हम विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो इस चैप्टर में इतने ही हेडिंग आपको देखने को मिलते हैं, और इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, और लास्ट में समरी। फिर इसके बाद आपका जो 8th चैप्टर है ये क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली आप लोग जानते भी हैं, जो ट्रायंगल से ही रिलेट करता है ना। हमें ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रीगोनो मतलब 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो पूरी हमारी ज्योमेट्री होती है वही ट्रिगोनोमेट्री हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है ना, या जो मेजरमेंट होता है ट्रायंगल से रिलेट करके जो मेजरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें, ये भी एक अलग से चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली आप पहले से भी हो सकता है पढ़े हो, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है ना, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, है ना, साइन कॉस टैन कॉस एक्स कॉस क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम स्पेसिफिक एंगल का क्या होता है, 0, 30, 15, है ना, 60, फिर आपका
45, 90, ठीक है ना। इन सारे जो हमारे एंगल्स होते हैं उनका क्या क्या हमारा वैल्यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कैसे निकालते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, इनके बारे में हमें देखना होगा। फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही कई सारे हमें चीज़ें, कई सारे इक्वेशन देखने को मिलेंगे और इन सारे नॉलेज का हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें टॉपिक्स तो कम ही है लेकिन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, अगर क्योंकि क्वेश्चन जो है इसका एप्लीकेशन, फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसमें लास्ट में आपको समरी देखने को मिलेगा। ये 8 चैप्टर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है वो है सम एप्लीकेशंस। क्या है यहाँ पे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, जो आपने 8 चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसी का एप्लीकेशन आप लोग 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका कई हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है, पूरे फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, पूरे साइंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, हर ब्रांचेस में इसका एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, जैसे इंट्रोडक्शन क्या होता है ना, कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर हाइट्स और डिस्टेंसेस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं। और फाइनल इसमें इसका समरी दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। अगर आप चाहें तो बहुत जल्दी अपने सिलेबस को कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, है ना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना हो। फिर यहाँ पे अगला जो चैप्टर है वो है सर्कल, है ना, चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल है। और ये सर्कल क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, लेकिन सर्कल से रिलेटेड जो 9th में आपने सर्कल पढ़ा हुआ था उससे थोड़ा सा और एडवांस यहाँ पे बताया जाएगा आपको। और इसमें टॉपिक्स देखिए बहुत छोटे छोटे भी मिलेंगे, जैसे आपको बेसिकली बताया जाएगा इसके बारे में, इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होता है टेंजेंट, कैसे क्या इसका एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, किसी एक पॉइंट से, है ना, एक सर्कल पर कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ना। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल, या सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर आपका फाइनल में आपको एक समरी दिखाई देगी इस चैप्टर का, ठीक है ना, बहुत आसान चैप्टर्स हैं। फिर आपका अगला जो चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शंस, है ना। कंस्ट्रक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और ये आप सीख जाएंगे तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा बेसिक नॉलेज कंस्ट्रक्शन का देने के लिए, कैसे ज्योमेट्री हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, कंपास, प्रोटेक्टर, इस रूलर, ये सारे जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं कैसे हम उससे अपना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पता चलेगा कि क्या हमारा पूरा चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है ना। बेसिकली आपको सिखाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउ वी कैन डिवाइड अ लाइन, how we can make a arc, how we can make a angle of every theta which is equal to 30, 15, 45, 90, ठीक है ना। और यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें होंगी, उसके बाद आपको डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट बताया जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल कोई मान लीजिए आपको दे दिया तो उसका आप टेंजेंट कैसे बना सकते हैं ये भी चीज़ आपको सिखाया जाएगा, और भी बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। तो और लास्ट में आपको समरी बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली छोटी छोटी, देखिए ज़्यादा टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 5 टॉपिक्स अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो आपको मिलेंगे। बाकी आप लोग एक्स्ट्रा टॉपिक जितने भी चाहें उतने ज़्यादा हेडिंग आप लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको हेडिंग के बारे में मालूम होगा, जितना ज़्यादा आपको टॉपिक्स मालूम होंगे, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा उस आपके सब्जेक्ट में, ठीक है ना। फिर जो अगला जो चैप्टर है वो है 12 जो कि आपका है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। देखिए अभी आपने सर्कल पढ़ा तो सर्कल के कंस्ट्रक्शन भी आपने पढ़ा, है ना, सर्कल पढ़ा, सर्कल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा। फिर आपको एरिया के बारे में पढ़ना होगा कि सर्कल के एरिया से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको सर्कल के एरिया से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कैसे, अब यहाँ पे हम हेडिंग बता देते हैं। जैसे आपको इंट्रोडक्शन आपको देखने को ही मिलेगा, हर चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है। फिर आपको पेरीमीटर और एरिया ऑफ ए सर्कल, अगर कोई सर्कल दिया हुआ है तो उसका रेडियस दिया हुआ होगा, है ना, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, तो कैसे उसका पेरीमीटर निकालेंगे, उस सर्कल का कैसे एरिया निकाल सकते हैं, है ना, उसके बारे में हल्का फुल्का आपको रिव्यू दिया जाएगा। फिर सेक्टर, आपको पता है सर्कल में सेक्टर भी होता है, सेगमेंट भी होता है। तो एक अगर कोई सेक्टर दिया हो या सेगमेंट दिया हो तो उस सेगमेंट का, सेक्टर का कैसे आप एरिया निकाल सकते हैं ये भी आपको सीखना होगा, आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। फॉर्मूले बताए जाएंगे, मैथ में केवल फॉर्मूले ही होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होते हैं जो कि प्रैक्टिस से आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। और फिर एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, अगर कई सारे फिगर्स आपस में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए ट्राइंगल है,
है ना, ट्रेपेजॉइड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, हेमिस्फेयर है ना, सिलेंडर है, हर फिगर एक साथ जुड़ जाए, है ना, तब आप कैसे निकाल सकते हैं एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। और देखिए बेसिकली कभी भी 2 डायमेंशन फिगर्स में ही एरिया निकलता है, 3D में हम वॉल्यूम निकालते हैं और 2D में हम एरिया निकालते हैं। तो ये भी ध्यान देना, अभी हमने गलती से सिलेंडर बोल दिया, तो सिलेंडर का भी एरिया निकाला जा सकता है जो कि सरफेस एरिया होता है या कर्ड सरफेस एरिया होता है ना। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको समरी देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 13 चैप्टर है ये क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, है ना। अभी जो हमने बात किया था कि हम अभी क्या निकाल रहे थे, एरियाज निकाल रहे थे सर्कल का, इसी को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया गया। तो हर फिगर का, जो भी आप फिगर देख सकते हैं अपने आसपास, है ना, जो शेप साइज होते हैं, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, फ्रस्टम हो गया, ठीक है ना, तो उनके सरफेस एरियाज को, उनके एरियाज को और उनके वॉल्यूम्स को कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पेरीमीटर आप लोगों ने पहले निकाला होगा, यहाँ पे एरियाज की बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे आपको इंट्रोडक्शन पहले बताया जाएगा, फिर सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ सॉलिड्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कई सारे सॉलिड जब मिले हुए हैं, सॉलिड एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, और इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, अगर हमें कई सारे सॉलिड एक साथ जुड़े हुए हैं, कंबाइन है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम किसी एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बना रहे हैं दूसरे शेप से, तो यहाँ पे कैसे कन्वर्जन होता है, और क्योंकि कन्वर्जन के प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो उससे क्या क्या चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा। फिर फ्रस्टम बताया जाएगा, कोन का ही एक हिस्सा फ्रस्टम होता है, और उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाएंगी, एरिया कैसे निकालना है ना, वॉल्यूम कैसे निकालना है, उसका पेरीमीटर सरफेस एरिया कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, है ना। और लास्ट में हम इसमें समरी को डिस्कस करेंगे, व्हाट वी हैड स्टडीड टिल नाउ, है ना, हर चैप्टर में। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है 14, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। देखिए हमारा मेन चैप्टर आपका 13 चैप्टर तक ही है। मेन जो चीज़ें इसी में सारा आपको अलजेब्रा, सारा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीज़ें इसमें अप्लाई हो जाती हैं, है ना, मेंसुरेशन, मेजरमेंट, एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आपका जो 14 और 15 चैप्टर, ये आपके 9th में भी एक चैप्टर था, है ना, उसी पे बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स 9th में भी मिला होगा और प्रोबेबिलिटी भी 9th में मिला होगा, तो उसी को थोड़ा सा एडवांस करके यहाँ पे आपको ये चैप्टर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग आसानी से ये चैप्टर्स भी स्टडी कर सकते हैं। बस ये सारे चैप्टर से आपको ये अलग लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स ब्रांच का हमारा पूरा का पूरा स्टडी होता है, और ये प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक ब्रांच है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपको 14 चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और जो हमारे डेटाज होते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आंकना, तो आंकने के लिए हमारे पास डेटा होने चाहिए, कच्चे इंफॉर्मेशन होने चाहिए, ठीक है ना, रॉ फैक्ट्स होने चाहिए। तो उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, है ना, अनग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन आपको सिखाया जाएगा, फिर यहाँ पे जो हमारे डेटाज हैं जो ग्रुप्ड है ना, ग्रुपिंग होने के बाद जो डेटा मिले हैं उनका मीन निकालना होगा, उनका मोड निकालना होगा, ठीक है ना, फिर उसका मीडियन निकालना होगा, कैसे हमको निकालना है। फिर यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक आपका अलग से एक टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे क्या होता है टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स में। और जब आप CFD क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे, तो आपको ईजिली उसको रिप्रेजेंट करना भी आ जाएगा कि कैसे ग्राफ में उसको दिखाना है, ठीक है ना। और लास्ट में आप समरी स्टडी करेंगे। इसमें और भी बहुत से टॉपिक हैं, अभी केवल जो हेडिंग मेन हेडिंग है ऊपर का, ये आपको बुक में दिया होगा। आप NCERT का बुक देखेंगे तो उसमें इंडेक्स में ये सारे हेडिंग्स दिए होते हैं। फिर जो अगला जो लास्ट जो चैप्टर है वो है 15 चैप्टर, है ना, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें आपको कुछ बस ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसका इंट्रो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, फिर आप प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और यहाँ पे जो अप्रोच हम लेके चलेंगे वो थियोरेटिकल अप्रोच होगा, है ना। थियरी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने इस प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला होगा और इस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और फाइनली हम इसका समरी देखेंगे। और देखिए यहाँ पे आखिरी जो हमने चैप्टर बताई, ये कोई चैप्टर नहीं है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया 16 और 70, इट इज़ नॉट अ चैप्टर बट इट इज़ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मीन्स आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, है ना, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको मैथ से रिलेट कराने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। अपेंडिक्स A1 है, पहला अपेंडिक्स की मैथमेटिक्स में प्रूफ क्या होता है, कैसे चीज़ों को प्रूफ किया जाता है। तो अलग तरीके से, एक अलग अप्रोच से आपको ये समझाया जाएगा, है ना, चीज़ों को कैसे प्रूफ करना है। और फिर यहाँ पे अपेंडिक्स A2 है जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग है।
तो कैसे हमारा मैथमेटिक्स का मॉडल होता है, कैसे वो चीज़ों को प्रूव करता है, सारे सॉल्यूशंस करता है, ये आपको इस चैप्टर में अपेंडिक्स में बताया जाएगा, अपेंडिक्स A2 में मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको, अगर हम आपको ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का क्लास 10 का बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको हमारे अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस भी अपने मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए। इसके बाद हम 1 बाय 1 एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, बहुत ही कम लेक्चर्स में, बहुत ही कम वीडियोज़ में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख के आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें समझ में भी तो आनी चाहिए, उस हिसाब से आप समझें, ताकि अगर आप अभी पढ़े होंगे तो आगे भी आपको सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरीके से हमने आपको ये सारे टॉपिक्स बता दिए है ना, सारे चैप्टर्स के नाम बता दिए कि क्या क्या आपको इस बुक में पढ़ना है मैथमेटिक्स में। और आगे के हम वीडियोस में है ना एक एक चैप्टर का लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज हम आपको इसी सीक्वेंस में वीडियोस अपलोड करेंगे। पहले पहला चैप्टर, उसका पहला पूरा का पूरा टॉपिक्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे सो ऑन लास्ट तक हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, और इस तरीके से आप लोग बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो जाए, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, और आगे के क्लासेस के लिए भी, 11th के लिए, 12th के लिए अगर आपको मैथमेटिक्स स्टडी करना होगा तो उसके लिए भी आप लोग रेडी हो जाएंगे, है ना। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना जो स्टडी है वो बेहतर तरीके से कर पाएँ। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।